सर सबसे पहले तो दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ, और फिर जाहिर है कि दुष्यंत कुमार को एक बड़ी मुस्तहकम सीढ़ी तस्वुर किया जाता है दो ज़बानों के दरमियान। और हिंदी कविता, हिंदी गज़ल का एक ऐसा नाम जिसे उर्दू वाले उर्दू का समझते हैं, हिंदी वाले हिंदी का समझते हैं। तो कुछ उस पर। दुष्यंत हिंदी में हिंदी गज़लों के पायनियर की शक्ल में बुनियाद गुजार हैं। दरअसल उनकी सबसे बड़ी अहमियत इसी को लेकर है। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत को हम जिस तरह से उर्दू में मीर और गालिब का जो मकाम है उस तरह का कोई मकाम अता कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचिए, ये तसव्वुर कीजिए कि एक दौर वो था जबकि हिंदी के तमाम रीडर्स, तमाम श्रोता उर्दू शायरी या बिलखुसूस गज़ल के मुतमन्नी होते थे। मुशायरों में ठाठ का ठाठ इकट्ठा होते थे लोग। यानी एक तरह से कहना चाहिए कि गज़ल का जादू सर चढ़कर हिंदी वालों में भी बोल रहा था। लेकिन गज़ल फिर भी हिंदी के साहित्य में एक टैबू की शक्ल अख्तियार की हुई थी। हिंदी के बहुत सारे शुअरा, बहुत सीनियर शुअरा जो खुद अट्रैक्ट हो रहे थे गज़ल की जानिब, वो गज़ल कहना भी चाहते थे, गज़ल सुनाना भी चाहते थे, उन्होंने गज़लें खूब कही। आधुनिक हिंदी गद्य के जो फादर कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने हिंदी में, जाहिर है कि उनका नाम अमर है, क्या क्या काम किए उन्होंने, लेकिन गज़ल का जादू उनके सर पर भी चढ़ कर बोला। चुनांचे उन्होंने वो गज़लें कहीं और खूब कही, लेकिन उनका अंदाज सारा का सारा बिल्कुल रवायती उर्दू शायरी की तरह था। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह तो अपने नाम को भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा, लेकिन जब वो शायरी के मैदान में दाखिल हुए तो उन्होंने अपना तखल्लुस वसात हुआ। और जाहिर है कि उनकी सारी की सारी शायरी जो गज़लिया शायरी थी वो उर्दू का सरमाया होकर रह गई। आज उन्हें फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की गई। कोशिश ये भी की गई कि चूँकि हिंदी में गज़ल राइज हो गई है तो क्यों ना भारतेंदु की चीज़ें भी हिंदी में हैं। तो सुना ही है, मैंने देखा तो नहीं, कि रसा की वो शायरी हिंदी में भी शायद तो हो गई है, लेकिन आज भी उनको उर्दू का गज़ल बनाया जाता है, हिंदी का नहीं। दरमियान में चूँकि गज़ल के माध्यम से बड़ी पॉपुलरिटी शुअरा को मिल जाती थी मुशायरे के मंचों पर, इस हद तक मिलती थी कि हिंदी के मंचों पर भी बहुत सारे शुअरा को बुलाया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात आई कि हिंदी में भी गज़ल को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि एक टैबू बना हुआ था कि ये उर्दू की सिन्फ है, उर्दू की विधा है, हम इसे नहीं अपना सकते। लेकिन जाहिर है कि ज़माना करवटें लेता है, वक्त बदलता है, गज़ल का जादू और रंग पर आया। लोगों ने मिसाल के तौर पर बलबीर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, जिनका बैकग्राउंड भी उर्दू फारसी का था। शमशेर बहादुर आप जानते हैं कि हिंदी के नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से है, लेकिन उन्होंने भी गज़लें कही, लेकिन उसका भी सारा का सारा रंग उर्दू वाला ही था। ये सारे के सारे लोग मुँह का मज़ा बदलने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। मतलब किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि हम इसे एक विधा के रूप में हिंदी में स्थापित करवाएंगे। गज़लें लेके आए, गज़लों के ज़रिए उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, खूब दाद और तहसीन उन्होंने वसूल की, खूब पैसे कमाए कुछ लोगों ने इसको लेकर, लेकिन वो उर्दू की सिन्फ ही बनी नहीं, हिंदी में उसको कोई मकाम नहीं मिल पाया था। दुष्यंत कुमार का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ज़िंदगी भर हिंदी की सेवा करने के बाद, और एक तरह से नाकाम राइटर, मुझे कहना ना चाहिए सीनियर हैं, लेकिन हकीकत पर जो मबनी बात है जुबान पर आ ही जाती है। उन्होंने ड्रामे भी लिखे, उन्होंने मज़ामीन भी लिखे, उन्होंने नई कविता में भी कई किताबें दी, लेकिन जो मकबूलियत उन्हें मिलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं वो उससे महरूम है। दुष्यंत कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दुष्यंत कुमार इलाहाबाद में जब वो वज़ीर तालीम थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो कमलेश्वर, मार्कंडे और दुष्यंत, ये तीन नाम उभर के इलाहाबाद से निकले थे। इन्हें तिगड़ी इलाहाबादी कहा जाता था। लेकिन आप जानते हैं
कि कमलेश्वर का क्या मुकाम हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे। मार्कंडेय की भी एक हैसियत है हिंदी में, लेकिन दुष्यंत कुमार कम से कम मेरी हद तक तो मैं जानता हूँ कि 70 के दशक तक मैं दुष्यंत कुमार का नाम इलाहाबाद में रहते हुए भी नहीं जानता था। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि मुझसे कुछ सीनियर थे, जब तक वो इलाहाबाद से भोपाल पहुँच चुके होंगे तो मुझे वापस नहीं हुए। 70 के आसपास दाखिल हुआ, लिखना भले 60 के दशक शुरू किया हो, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मैं 70 के आसपास शायरी के मैदान में तब लोगों जानकारी हुई। तो दुष्यंत कुमार तब तक कहीं ठहरते नहीं थे, और कम से कम इन दो साथियों के मुकाबले में तो उनका कहीं कोई मुकाम नहीं था। इस मामले में बहुत कमाल का काम हमारे कमलेश्वर ने किया। आप उनका साहिब दूत तो संकलन है 52 गज़लों का, इसके ज़रिए पहचाने गए दुष्यंत कुमार। उसमें एक बड़ा प्यारा सा जुमला है, काफ़ी का बड़ा मानीखेज जुमला भी है कि इस सिलसिले में कमलेश्वर का नाम लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कि सारा फसाना उन्हीं के घर घूमता है। यानी वो अपने को बहैसियत गज़ल गो या गज़लकार हिंदी का तभी इंट्रोड्यूस कर पाया जब कहीं ना कहीं कमलेश्वर उनके साथ खड़े हुए कि भाई ठीक है, और विधाओं में तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन एक काम तुम ये कर सकते हो। इसका जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक जुमला लिख के छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो बहुत बड़ी कहानी कहता है। आपने पढ़ा होगा भूमिका, गज़ल देखिए उसमें उठा, बहुत छोटी भूमिका है इनकी गज़ल के सिलसिले में। और आखिर में क्लोज करते हैं कि इस सारे सिलसिले में अगर कमलेश्वर न होते तो इस फसाने से कहीं नामोनिशान नहीं होता। कमलेश्वर एक बड़ी शख्सियत थे, एक बड़े संपादक भी थे, एक बड़ी पत्रिका के संपादक थे सारिका के। उनके हाथ में सब कुछ था, चुनांचे उन्होंने दुष्यंत कुमार को उसमें इंट्रोड्यूस किया। और ऐसा न लगे कि सिर्फ दुष्यंत कुमार ही लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ पेजेस गज़ल को भी देना शुरू किए। जब बहुत सारे लोग होते हैं, एक महफिल बनती है, एक मज़्न सजती है, और उसमें कोई नाम नुमाया होकर के आता है, तब लगता है कि हाँ ये है। एक किसी का मुझे शेर याद आता है कि इतना तो कम से कम रहे जाजिब नज़र जमाल, इतना तो कम से कम रहे जाजिब नज़र जमाल, महफिल में बैठ जाए तो तन्हा दिखाई दे। चुनांचे जब वो पेजेस दिए उन्होंने, तो एक तरह से उन्होंने राग़िब किया बहुत सारे हिंदी वालों को कि लो गज़ल आ रही है हिंदी में, आओ तुम भी अपने बात लो। और उस दरमियान जब गज़ल के साथ दुष्यंत का चेहरा आया तो एक नुमाया चेहरा को करके हमारे सामने आया। तो दुष्यंत की ये है हैसियत जो एक बुनियाद गुजार की है, एक तरह के प्रवर्तक हैं वो गज़ल के, पायनियर हैं गज़ल के। तो ये तो अब दूसरा रुपया होना, अब हिंदी में मीर, गालिब, फिराक, फैज़, मोमिन तमाम लोग पैदा होंगे। बड़ी ऊंचाइयों पर जाए उम्मीद की जानी चाहिए, बल्कि यकीन करना चाहिए कि एक वक्त आएगा जब हिंदी में भी इस पाए के शायर गज़ल के मिलेंगे। लेकिन दुष्यंत की ये हैसियत तो अब कोई डावाडोल नहीं कर सकता। बुनियाद गुजार तो दुष्यंत ही रहेंगे। और ये बहुत बड़ा कमाल है कि एक बड़ी तादाद लोगों की, जहाँ गज़ल का दाखिला गैर इम्कानी नज़र आता था, गैर मुमकिन नज़र आता था, उसको एक तैबू की निगाह से देखा जाता था। ये माना जाता था कि ये दूसरी ज़बान की विधा हमारे यहाँ नहीं आ सकती, हमें इसे इजाज़त नहीं दे सकते। ये काम अपने फ़न के ज़रिए दुष्यंत ने कर दिखाया। और आज आप देख रहे हैं कि गज़ल का क्या मुकाम है हिंदी में। मेरे ख्याल से जो छंद में लिखने वाले जितने भी लोग हैं, सीनियर से सीनियर हो चाहे नए से नया, अहम से अहम हो, अहमियत कम रखता हो, बिल्कुल नया हो, इस फील्ड में नवारिद हो, वो भी गज़ल का दीवाना हो रहा है। आज एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, सात सात गज़ल के संग्रह अकेले अकेले लोग दे रहे हैं। और गज़ल को तमाम पत्र पत्रिकाओं में बिल्कुल बराबरी से मकाम मिलने लगा है। जहाँ एक तरफ नई कविता को जगह दी जाती है, यहाँ एक तरफ नवगीतों को जगह मुकाम दिया जाता है, जहाँ दोहे छप रहे हैं, वहीं गज़ल भी अपनी पूरी आबोताब के साथ नुमायाँ तौर पर नजर आती है। तमाम पत्रिकाओं में, रेडियो टेलीविज़न में दिया, तमाम कवि सम्मेलनों में आप देखते हैं कि गज़ल को मुकाम दिया जाता है। और गज़ल बल्कि एक तरफ देखा जाए तो लूट करके आती है आदमी कवि सम्मेलनों में भी। तो दुष्यंत की इस अहमियत से हमें इनकार नहीं कर सकते। चलिए, हमें ये तो हमें मालूम हुआ कि हिंदी गज़ल के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो दुष्यंत हैं। अच्छा, नींव का पत्थर। अच्छा, अगर हम
दुष्यंत एग्जैक्टली मैं ये कहना भूल गया कि मुझसे कहा जाए तो मैं उनको मील का पत्थर, मैंने लिखा भी है, ये यहाँ से नया ज्ञानोदय निकलता है, उसमें एक गज़ल विश्राम का था, उसमें मेरा काफ़ी तवील मजमून है, उसमें बात थी, उन्होंने कहा कि मैं दुष्यंत कुमार को मील का पत्थर नहीं मानता बल्कि नीम का पत्थर मानता। नीम का पत्थर, वाकई। अच्छा, दुष्यंत की गज़ल पर बात करते हैं। ये तो हिंदी को गज़ल की एक देन दुष्यंत कुमार। अब हम दुष्यंत की गज़ल की बात करें तो किस तरह का मिजाज रहा, उस पर किस तरह के असरात रहे, या कुछ नया दे पाए गज़ल को? गज़ल को एक तरह से सब कुछ नया ही दिया। दुष्यंत कुमार, मैंने बताया कि उन्होंने कई संग्रह अपने नई कविता के दिए, और नई कविता का जो कंटेंट होता है उससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। उसने पूरी जो परंपरागत शायरी थी, जो रवायती शायरी थी, उससे बगावत करते हुए एक नए लहजे के साथ एक विद्रोह वाली जो स्वर होता है उसको उजागर करते। वो जाहिर है कि दुष्यंत के हाथ में मौजूद था। जब एक तरह से वो कामयाब नहीं हुए अपनी कविताओं के माध्यम से, तब उन्होंने गज़ल का सहारा लिया, लेकिन अपने उस लहजे को लेकर वो गज़ल में आए। तो आप अगर ये सवाल करते हैं कि उन्होंने कुछ नया दिया, तो बेशक मेरे ख्याल से सब कुछ नया ही दिया। कहीं कहीं हो सकता है रवायती अंदाज एक आध शेर में झलक जाए, मसलन एक जगह कहते हैं, हालांकि उसमें भी लहजा बिल्कुल नया है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें इश्क की बात उन्होंने की, लेकिन एक शेर से ये लहजा नहीं कहलाएगा। लहजा तो उनका वही होगा कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। अब ये जो व्यंग की शैली में इतना ज़बरदस्त पूरे हिंदुस्तान पर तंज करना कि हम आज़ाद भले हो गए हों, लेकिन आज भी मुझे अपना भी एक शेर याद आया कि भूल गया, मैं याद नहीं कर पाया, समझा आएगा जुबान तो नहीं आ पाया। कहने का मतलब कि व्यंग की भरपूर शैली लेकर के आए। तो दुष्यंत का जो लहजा है वो बिल्कुल नया था, तमाम उर्दू के शोरा से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और नतीजा इतना ही नहीं कि ले क्या है, अच्छी बात ये हुई कि उनके लहजे की तकलीद भी तमाम शोरा ने की। शायद ये युग ही व्यंग का युग है, तमाम तहरीरें व्यंग में आ रही हैं, चाहे वो गद्य की हों या पद्य की, दोहे कहे जा रहे हैं, गज़ल कहे जा रहे हैं, गीत या नवगीत कहे जा रहे हैं, सब में व्यंग की शैली उजागर हो रही है। और एक तरह से बागियाना तेवर जो है वो हमें हर शायर के हाथ से नजर आता है। चुनांचे दुष्यंत भी है तो नए डबल लहजे की ही शायरी बनी जाएगी। खुल के कहने की जो उर्दू में सारी बातें, बहुत कुछ नया लहजा आया, जदीदत पूरा का पूरा दौर आया, लेकिन आज भी एक बात तो है कि वहाँ इशारों में ही बात करने को, हालांकि वो मज़ा भी देता है जब बात पर्दे में रहकर की जाती है और इशारा ठीक निशाने पर पहुँचता है तो वो ज़्यादा चोट करता है। लेकिन कभी कभी लोग चाहते हैं कि कुछ खुल के बातें की जाए, तो वो लहजा उर्दू में कुछ ही लोगों ने शायद अपना है, लेकिन दुष्यंत वो बात गज़ल में भी खुल करके कही है। तो इस सवाल का शायद मेरे ख्याल से एक तसल्ली बख्श जवाब मैंने दिया।